हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौलिक अधिकार में भाग 3। जो मौलिक अधिकार का जो सीरीज चल रहा है उसमें सोशल के विरुद्ध अधिकार। इससे पहले के जो हमारा समानता का और स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो लास्ट वीडियो में हम लोग फिनिश कर चुके हैं, जिसका हमने इस वीडियो के नीचे लिंक में दिया हुआ है। आप लोग प्लीज़ देखिएगा ज़रूर, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसे लाइक भी कीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए, जिससे कि मेरा आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है सोशल के विरुद्ध अधिकार। फ्रेंड, सोशल के विरुद्ध अधिकार जो है वो आर्टिकल 23 और 24 में आता है। सोशल के विरुद्ध अधिकार, सोशल मीन्स होता क्या है? सोशल मीन्स होता है किसी को भी फिजिकल और मेंटल रूप से टॉर्चर करना, उसी को हम सोशल कहते हैं। क्योंकि ये हमारे मौलिक अधिकार में क्यों दिया गया है? इसलिए दिया गया है कि जिस समय हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने हमारे देश का संविधान का निर्माण कर रहे थे, उस समय शोषण बहुत होता था नागरिकों के ऊपर, बहुत ज़्यादा शोषण था। कुछ तो अंग्रेज करते थे और कुछ तो उस समय उच्च तबके के जो लोग थे, जो अमीर थे, पैसे वाले लोग थे, वो निम्न वर्ग के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते थे किसी न किसी रूप में। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने सोचा है कि हमें एक नागरिकों को ऐसा अधिकार देना चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके। क्योंकि देखिए, अगर समानता और स्वतंत्रता का जो अधिकार है, अगर वो पूरी तरह से तभी सफल हो पाएगा जब उनके शोषण के विरुद्ध उनके पास यह अधिकार होगा। क्योंकि जिसके विरुद्ध वो आवाज़ उठाएं, जाके वो कहीं अपील करें, कोर्ट में अपील करें उसके विरुद्ध, और उन्हें दंड दिया जा सके, जिससे कि समाज से शोषण नाम का शब्द ही खत्म हो जाए कि लोगों का शोषण हो रहा हो। तो इसलिए हमारे ये मौलिक अधिकार में ये सोशल के विरुद्ध अधिकार हमें नागरिकों को दिया गया। तो फ्रेंड, आइए देखते हैं सोशल के विरुद्ध अधिकार में दिया क्या क्या गया है। आर्टिकल 21 जो है, आर्टिकल जो 21 में कहा गया है, जीने का अधिकार, निजी स्वतंत्रता का अधिकार। किसी भी व्यक्ति का स्वतंत्रता का और समानता का अधिकार तभी रक्षित हो सकता है, स्वतंत्रता का या जीने का अधिकार तभी सुरक्षित रह सकता है जब उसके ऊपर कोई शोषण ना हो। अगर किसी व्यक्ति का शोषण होगा तो वो स्वतंत्र कहाँ होगा, ना वो जीने का अधिकार उसको होगा, क्योंकि वो जिएगा कैसे जब उसका शोषण होगा। तो आर्टिकल 21 को ही ये आर्टिकल 23 और 24 आगे लेके जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार में दिया क्या क्या गया है। आर्टिकल 23 के खंड 1 में कहा गया है, मानव दुर्व्यापार, बेगार, बालाश्रम का निषेध। इसमें 3 बातें कही गई हैं। पहला तो ये कहा गया कि मानव दुर्व्यापार, दूसरा है बेगार और तीसरा है बलात्श्रम। मानव दुर्व्यापार का मतलब यह है कि जो व्यापार, जैसे कि मानव का जो खरीद फरोख्त, जैसे खरीद बिक्री जो होती है मनुष्यों का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे कहते हैं, जो खरीद फरोख्त चलती रहती है, जैसे किसी भी लड़की को ले जाकर कहीं भी बेच देते हैं, विदेशों में बेच देते हैं, छोटे छोटे जगहों से उनको लेके आते हैं, बहला फुसला के शहरों में ले जाके बेच देते हैं। तो इस तरह से जो उनका दुर्व्यापार होता है उस पर बेगार, यानी कि बिना श्रम के बदले जो पैसे दिए जाते हैं उसको ना दे करके बिना पैसे दिए किसी श्रम को लेना। बलात्श्रम यानी कि किसी से ज़बरदस्ती काम करवाना, उस सब का निषेध किया गया है। पहला टॉपिक हम देखते हैं मानव दुर्व्यापार। इसमें 4 चीज़ें आती हैं। पहला तो यह आता है कि पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री, अनैतिक दुर्व्यापार एवं वेश्यावृत्ति, देवदासी एवं दास। ये 4 चीज़ें इसमें आती हैं। फ्रेंड, जैसे कि अगर छोटे छोटे हम आज भी देखते हैं कि बहुत से ऐसे आदिवासी एरिया हैं जहाँ से कुछ लोग जाते हैं और उनको वहाँ से बहला फुसला के वहाँ की लड़कियों को, वहाँ के बच्चों को किडनैप करके लेके आते हैं, चोरी करके लेके आते हैं और शहरों में ले जाके बेच देते हैं। ऐसी लड़कियाँ ज़्यादातर वेश्यावृत्ति की में लिप्त हो जाती हैं, उनके उसमें चली जाती हैं, उस वर्ग में चली जाती हैं। ज़्यादातर लोग उसको, जो लड़के होते हैं उनको ज़बरदस्ती उनको भिखारी बना दिया जाता है, या तो फिर स्मगलिंग के काम में लोग लगा देते हैं, विदेशों में भी बेच देते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए ये आर्टिकल 23 कहता है कि इस तरह की चीज़ों को निषेध किया गया है, मतलब रोका गया है। ठीक है, अगर इस तरह के काम होते हैं तो वो आर्टिकल 23(1) का उल्लंघन होगा। ठीक है, और इसके तहत वो एक दंडनीय अपराध है और उनको अपराध का इस अपराध की उन्हें सजा भी मिलेगी। तो इसमें एक
केस आया था गौरव जैन बनाम भारत का संघ 1919 में। उसमें ये कहा गया है कि जो वैश्या बेटी, जैसे कि जो वैश्याओं के जो बच्चे होते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन बच्चों के लिए एक अलग से कोई ऐसा छात्रावास या ऐसा आश्रय या ऐसा स्कूल बना के देने से एक अच्छी समाज की स्थापना नहीं होगी। ये होना चाहिए कि उन लोगों को समाज के लोगों के बीच में रहें, उन्हीं के लोगों के बीच में उनको एक गुणवत्ता शिक्षा का उनके लिए व्यवस्था की जाए और वो इन लोगों के साथ मिलजुल करके इस समाज का निर्माण करने में सहभागी हो, जिससे कि इस तरह के लोगों का धीरे धीरे ऐसे वर्गों का समाप्त हो जाएगा। जब लोग आगे निकल के पढ़ेंगे लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, देश में भेदभाव फिर नहीं रहेगा इस चीज़ को लेके, तो ये वर्ग जो है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह से इस केस में कहा गया है। ठीक है, तो पहला टॉपिक क्या था कि हमारा कि मानव दुर्व्यापार, मतलब मानव के दुर्व्यापार को निषेध करता है। अगर इस तरह का जो कोई काम करते पाया जाता है तो वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन है और इसके थ्रू उसको सजा, दंडनीय अपराध है और उसको इस अपराध की सजा भी दी जाती है। ठीक है, दूसरा क्या हमारा आता है आर्टिकल, दूसरा है बेगार। बेगार जो का मतलब ये होता है कि किसी भी काम के बदले पैसे न देना। जैसे जो पहले जमींदार टाइप के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, जो गरीब लोग होते थे, कुछ मतलब बहुत जिनके पास थोड़ी ज़मीनें होती थी या थोड़ा सा छोटा सा घर होता था, वो क्या करते थे, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को देखते हुए उनको उधार देते थे और उसका रिजल्ट क्या होता था, उधार देते थे और उसके ब्याज पे ब्याज बढ़ते जाते थे। उसका क्या होता था कि उनकी ज़मीनें हड़प लेते थे और उन्हीं ज़मीनों पर उन्हें बिना पैसे का काम कराते थे और पैसा भी नहीं देते थे। तो अब इस चीज़ को निषेध किया गया है। अब इस चीज़ का निषेध किया गया, कहा गया है कि अब ऐसा नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी से काम कराता है तो उसको मूल्य चुकाना होगा और जितने का वो काम करता है उसका पूरा मूल्य से चुकाना होगा। बिना पैसे का कोई भी श्रम नहीं लिया जाएगा। ठीक है, बलात् श्रम का निषेध। अब तीसरा आता है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब ये होता है कि जबरदस्ती किसी के विरुद्ध, इच्छा के विरुद्ध काम कराना। जैसे कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें बंधुआ मजदूरी आता है। ठीक है, आप किसी भी, कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो क्या करते हैं बलपूर्वक, जैसे उनकी इच्छा नहीं है तब भी उन्हें ज़बरदस्ती उनसे काम कराते हैं और उनके काम के बदले उनका जो प्रॉपर मूल्य होता है, जो उनका प्रॉपर पैसे जो उनके होते हैं उससे भी उन्हें कम पैसे देते हैं। यानी कि ज़्यादा काम कम पैसों में ज़्यादा काम वो कराते हैं और उन्हें जितना उनको मिलना चाहिए अधिकार वो भी उनको नहीं देते। तो इस चीज़ पे भी रोक लगाया गया है। ठीक है, इसमें एक केस था संजीत बनाम राजस्थान राज्य 1953 में। उसमें क्या कहा गया था कि राजस्थान में अकाल पड़ा हुआ था उस वक्त, और जब अकाल पड़ा था तो राज्य सरकार ने क्या किया था कि कुछ वहाँ पे मजदूर लोगों को उन्होंने काम दिया था राज्य में और कहा था कि हम इतने पैसे में आप हमारा काम कीजिए। जब मजदूर लोग काम कर लिए तो उससे कम पैसे उनको चुकाया, वो उससे ज़्यादा मतलब उतना पैसे नहीं चुकाया। तो जिस पे ये मजदूर कोर्ट में गए और कोर्ट में ये कहा गया कि नहीं, जितना आपने मूल्य तय किया था उतना ही मूल्य आपको उन मजदूरों को चुकाना होगा। तो इस तरह का केस आया था, एग्जाम्पल के तौर पे था। इसके तहत बहुत सारे अधिनियम भी बनाए गए हैं हमारे वहाँ। बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम 1976 में बंधुआ मजदूरी व्यवस्था निरसन अधिनियम बनाया गया, जिससे कि बंधुआ मजदूरी जो हो रही हो उसको रोक लगाया जा सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 में बना था और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 में बना था। इस तरह से किसी के से भी आप जबरदस्ती काम नहीं करा सकते हैं और यदि आप काम कराते हैं तो आपको उसका पूरा मूल्य चुकाना होगा। ऐसा नहीं कि कम मूल्य में आप उनसे ज़्यादा काम लें। अगर ऐसा होगा तो एक दंडनीय अपराध होगा और आपको ये आर्टिकल 23 का ये उल्लंघन होगा और इसमें दंडनीय अपराध माना जाएगा और उन्हें इस बात की सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब ये आर्टिकल 23 का पहला तो खत्म हो गया। आर्टिकल 23 में सेकंड जो है, दूसरा खंड जो है वो एक अपवाद है। उसमें ये कहा गया है कि यह राज्य को अनुमति, इसमें कहा गया है कि यह राज्य को अनुमति प्रदान करता है कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अनिवार्य सेवा कर सकता है और उसके लिए वह धन देने के लिए भी बाध्य नहीं होगा। इसमें राज्य को एक अधिकार दिया गया है, ये एक अपवाद कह सकते हैं आर्टिकल 23 के 1 का,
इसमें कहा गया है, राज्य को एक अधिकार दिया गया है कि अगर राज्य चाहे तो कोई भी अनिवार्य सार्वजनिक सेवा में लोगों को लगा सकता है और उसके लिए वो राज्य उसके लिए पैसे देने के लिए, मूल्य चुकाने के लिए कोई बाध्य नहीं है। जैसे कि कहीं भूकंप आता है या कहीं बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जैसे इस समय कोरोना फैला हुआ है, तो यहाँ उस समय क्या करता है कि बहुत से राज्य ने क्या किया, बहुत से ऐसे कार्य करता है या बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो इस तरह से लगा रखा है राज्य में हर जगह उनकी लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की सुविधाओं को बनाए रखने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए। तो उसमें वो कोई बाध्य, उनको पेमेंट करने के लिए वो बाध्य नहीं है, ठीक है। ऐसे जब कार्य वो लगाता है तो उसमें धर्म, जाति, वर्ग के नाम पे वो कोई भी भेदभाव भी नहीं करेगा, सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखते हुए ऐसे अनिवार्य कार्यों में वो लगा सकता है। फ्रेंड, आर्टिकल 23 हो गया। आर्टिकल 24 देखते क्या कहता है। आर्टिकल 24 कहता है, अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। यानी कि कारखानों आदि में जो 14 वर्ष से कम बच्चे होते हैं, उन किसी भी बच्चों को किसी भी ऐसे जगह पे जो खतरनाक जगह हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, जो नए नए कंस्ट्रक्शन होते हैं, खतरनाक कंस्ट्रक्शन होते हैं, वैसे कोई कोयले की खदान हो या फिर कोई फैक्ट्री हो, वहाँ पे 14 साल से कम बच्चों का काम करना निषेध माना गया है। फ्रेंड, अपने 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने सन 2002 में शुरू किया था। वो इसीलिए मनाया जाता है कि हम पूरे विश्व में जो शोषण चल रहे हैं, जो 14 वर्ष से कम बच्चे काम करते हैं मजबूरीवश, गरीबीवश, पैसे की कमी के कारण, उन बच्चों को इस काम से रोका जा सके, इसीलिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या कहा गया कि बाल श्रम, इसमें बहुत सारे अधिनियम भी आए हैं समय समय पे इसको रोकने के लिए, जिसमें आया था बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम 1986। इसमें कहा गया है कि 14 वर्ष से कम, जो 14 वर्ष से कम बच्चे होंगे उनको ऐसे 13 अवैध पेशा, जैसे उस समय जो उनके अधिनियम के तहत जो काउंट की गई होगी जो अवैध कामों का, उसमें 13 अवैध ऐसे जो काम थे या 57 प्रक्रियाओं में, 57 प्रक्रियाओं में वो कतई भी काम नहीं कर सकते हैं। उनको जीवन स्वास्थ्य के लिए अहितकर माना गया है, उनके जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए वो बिल्कुल ही अहितकर माना गया है। और ये किस में दिया है? बाल श्रम प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम जो 1986 में लागू हुआ था, वो इसीलिए लागू किया गया था कि इस तरह के कामों को रोका जा सके, ठीक है। दूसरा आया था अधिनियम कारखाना अधिनियम 1948। फ्रेंड, 1948 में जो कारखाना अधिनियम आया था उसके तहत ये कहा गया था कि 14 वर्ष से कम बच्चों का काम करना निषेध होगा। 14 वर्ष से जो कम बच्चे होंगे वो काम नहीं करेंगे, और जो 15 से 18 वर्ष के जो बच्चे होंगे वो नियुक्त किए जाएंगे उस कारखाने में। लेकिन कारखानों में नियुक्त तो किए जाएंगे, लेकिन उसके लिए डॉक्टर फिटनेस प्रमाण पत्र चाहिए होगा। एक डॉक्टर से दिखा कर उनको फिटनेस प्रमाण पत्र लेना होगा, और उनको जो कार्य करने की अवधि होगी वो 4 घंटे की सिर्फ होगी। कितनी होगी? 4 घंटे की। और रात में काम करने पर रोक लगाया गया था। ये जो सारी चीज़ें आई थी वो कारखाना अधिनियम 1948 में आया था, ठीक है। इसी तरह खान अधिनियम 1952 में आया था, बागान श्रम अधिनियम 1951 में आया था। इस तरह से समय समय पे अधिनियम आते रहे, जिससे कि बाल जो शोषण हो रहा है, जो 14 वर्ष से कम बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको रोका जा सके, और उनको रोक करके एक अच्छी, उनको सुशिक्षित, उनको एक शिक्षा ग्रहण दिया जा सके, उनको एक अच्छा व्यक्ति बनाया जा सके जो देश के विकास में काम है। उनको खतरनाक कामों से उनको रोका जाता है, जहाँ पे वो खतरनाक जगह पे वो काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? बाल श्रम कल्याण कोष की स्थापना की थी, ठीक है। और उसने निर्देश दिया था किसको? राज्य सरकार और केंद्र सरकार को। और उसने कहा था इसमें उसने ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे बालकों को जो खतरनाक जगह पे काम कर रहे हैं, जो जगह जगह पे जाके 14 वर्ष से कम बच्चे जो काम कर रहे हैं उनको जाके पता लगाए, और उनको वहाँ से काम से हटा करके उनको एक बिल्कुल शिक्षा दे, जिससे कि वो बच्चे पढ़ लिख सकें। और उन बच्चों का जिन लोगों ने इस काम पे उन लोगों को लगाया है, जो फैक्ट्री मालिक हैं या जो इस तरह के लोग हैं जो उनको बच्चों को इस काम में लगाए रखे हैं, उनसे अंशदान के रूप
रूप में 20-20 हज़ार रुपया वो जमा कराएं। कहाँ जमा कराएं? इस कोर्स में जमा कराएं। और जिसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा उन बच्चों को दिया जाए जो बच्चे काम कर रहे हैं, उनको हटा करके उन बच्चों को दिया जाए, जिससे कि वो बच्चे आगे बढ़ें, अपना भविष्य संभालें, देश का भविष्य बने। ठीक है, इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी 1996 में कहा था। सन 2006 में भी सरकार ने घरेलू नौकर और व्यावसायिक प्रस्थानों में, जैसे कि घरेलू नौकर जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे, आप देखते होंगे बहुत से घरों में छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं। पुलिस अभी बहुत सी ऐसी जगह हैं जो रेस्टोरेंट हैं, होटल हैं, और बहुत से ऐसे ठेले वगैरह पे हम लोग कहीं भी आप कुछ भी खाते होंगे तो देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे प्लेट धुलते हैं कुछ भी। तो ऐसी जगह पे जो बच्चे काम करते हैं, उन बच्चों को काम से रोकने के लिए 2006 में सरकार ने भी रोक लगा दिया था। ठीक है, और बाल श्रम संशोधन अधिनियम जो कि 2016 में लागू हुआ था, उसमें ये कहा गया कि जो भी बालकों का शोषण करेगा, 14 वर्ष से कम बच्चों को जो काम पे लगाएगा, अगर इस तरह से पकड़ा जाता है तो वो आर्टिकल 24 का अधिनियम, जो आर्टिकल 24 है उसका उल्लंघन माना जाएगा, और ये बाल श्रम संशोधन अधिनियम का उल्लंघन माना जाएगा, और 6 से 20 माह की कैद, 6 महीने से 20 माह तक की कैद होगी, और 20,000 से 50,000 तक उनको जुर्माना पेमेंट करना पड़ेगा। और दोहराने पे अगर वो बात नहीं मानते और दोबारा इस तरह की कभी गलती करते हैं तो उन्हें 1 वर्ष से 3 वर्ष तक सजा दी जा सकती है। इस तरह से फ्रेंड आर्टिकल 23 हमारा क्या कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार, बलात्कार का निषेध करने के लिए कहा है, जो कि हमारे शोषण के विरुद्ध अधिकार में है कि हमारे पर कोई नागरिकों पर शोषण न हो सके, उसको रोक लगाने के लिए ये बनाए है। और दूसरा कहा है कि अनुच्छेद 24 में कहा गया कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध, यानी जो 14 साल के बच्चे, 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनको कहीं भी काम पे लगाने से रोका गया है, जिससे कि उनका भविष्य न बर्बाद हो। ठीक है, तो आज फ्रेंड आज का जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मेरा नेक्स्ट आर्टिकल हम पढ़ाएंगे। और फ्रेंड प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।